Hi to everyone, this is Deepshika. Today I am going to teach you science and my topic is fiber to fabric. इस चैप्टर में हम लोग क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी लोगों ने गारमेंट शॉप विज़िट की होगी, आपने देखा होगा वहाँ पर बहुत सारी वैरायटी होती है क्लोथ्स की, जैसे कॉटन, लिनन, रेयॉन, सिल्क, टेरिकॉट, पॉलिस्टर, नायलॉन और भी बहुत सारी। तो आप अपने घर में भी देखिए, अपनी मम्मा की साड़ी, सूट्स या आपके जो आपने कपड़े अभी पहन रखे हैं, आप उनको टच करके फ़ील करिए कि वो जो कपड़े हैं वो किस तरीके का फ़ील देते हैं। कॉटन का फ़ील अलग होगा, सिल्क का फ़ील अलग होगा, नायलॉन, पॉलिस्टर, सब क्लोथ्स का फ़ील अलग अलग होता है। तो आज हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे कि हमें कपड़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी और ये इन्वेंट कब हुए। जो कपड़े सिले जाते हैं जिनसे स्टिचिंग निडल्स हम उन्हें बोलते हैं, वो कब इन्वेंट हुई थी और कहाँ पर हुई थी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लोथ्स कब इन्वेंट हुए। क्लोथ्स वर इन्वेंटेड बिटवीन 50,000 एंड 1 लाख ईयर्स अगो। एंड जो स्टिचिंग निडल्स थी, जो क्लोथ्स को सिलने के काम में आती थी, ये 30,000 ईयर्स अगो इन्वेंट हुई थी रशिया में। तो पहले जो स्टिचिंग निडल्स यूज़ की जाती थी वो किसकी बनी हुई होती थी? बोन्स एंड आइवरी की। आपने देखा कि इन्वेंशन हो गया स्टिचिंग निडल्स का, क्लोथ्स का, लेकिन इन्वेंशन हुआ क्यों? इन्वेंशन इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है सन रेज से, हॉट एंड कोल्ड क्लाइमेट से, इंसेक्ट से और रेन से। तो इसलिए क्लोथ्स का इन्वेंशन हुआ। तो जो पहले के लोग हुआ करते थे वो एनिमल की स्किन को यूज़ करते थे, और एनिमल की जो स्किन होती है वो वार्म रहती है। तो जो एनिमल की स्किन होती है वो कहाँ पे यूज़ किया करते थे? जहाँ पर बहुत ठंड होती है, कोल्डर रीजन्स में। और जहाँ पर ठंड नहीं थी, गर्मी थी, वार्मर रीजन से, वहाँ के लोग लीव्स या फिर बार्क को यूज़ किया करते थे अपनी स्किन को, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। एंड जब लोग एग्रीकल्चर करना सीख गए तो लोग प्लांट मटेरियल को यूज़ करने लगे कपड़े बनाने के लिए। तो इस तरीके से क्लोथ्स का इन्वेंशन हुआ। जब लोग स्टिच करना सीख गए, कपड़ों को सिलना सीख गए, तो वो एनिमल की स्किन को सिल के अपनी बॉडी की फिटिंग के कपड़े बनाने लग गए। लेकिन आज भी ऐसा क्लोथ है जो कि स्टिच नहीं किया जाता है और बॉडी के अराउंड ऐसे ही रैप किया जाता है। जैसे साड़ी, आज भी आपने साड़ी देखा होगा, ऐसे ही रैप की जाती है बॉडी के अराउंड। और टर्बन, जो कि पगड़ी हम सर पे पहनते हैं, वो भी ऐसे ही रैप की जाती है, उसको स्टिच नहीं किया जाता। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइबर्स। फाइबर्स क्या है? थिनर स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड्स। थिनर स्ट्रैंड्स मीन्स बिल्कुल पतले पतले धागे। ये जो फाइबर्स हैं इनको हम ट्विस्ट करते हैं और यार्न बनाते हैं। देन एंड प्रोडक्ट क्या बनता है इससे? क्लोथ्स। यार्न से क्लोथ्स बनते हैं जो कि हम पहनते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ फाइबर्स। सोर्सेज ऑफ फाइबर्स मीन्स फाइबर्स किस किस से मिलता है। अब फाइबर्स हमें नेचर से भी मिलता है और मैन मेड फाइबर्स भी होते हैं। मैन मेड को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर्स। एंड जो नेचर से मिलते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स। अब नेचर में प्लांट्स भी हैं और एनिमल्स भी। प्लांट्स से क्या क्या मिलता है हमें? कॉटन और जूट। एनिमल से हमें क्या मिलता है? वुल और सिल्क। वुल किससे मिलता है? शीप से। और सिल्क किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। और जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, मैन मेड फाइबर्स, उनके क्या एग्जाम्पल्स हैं? नायलॉन और पॉलिस्टर। सो दीज आर दी सोर्सेज ऑफ फाइबर्स। सबसे पहले हम नेचुरल फाइबर्स में पढ़ेंगे प्लांट फाइबर्स। फर्स्ट है कॉटन। प्लांट फाइबर्स में फर्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉटन फाइबर की। कॉटन हमें मिलता कैसे है? कॉटन एक सॉफ्ट फाइबर है और ये एक सीड के अराउंड ग्रो करता है। ओके, एक सीड के अराउंड ग्रो करता है। नाउ ये हमें फ्रूट से मिलता है। जो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट का उसे हम कॉटन बॉल कहते हैं। ये जब फटता है, ये मैच्योर हो जाता है और उसके बाद ये फट जाता है। फटने के बाद हमें क्या मिलता है? कॉटन फाइबर। अब ये जो सीड्स है ये हमारे किसी काम के नहीं होते, हमको इनको सेपरेट करना होता है। हम इनको कैसे सेपरेट करते हैं? कॉम्बिंग से। कॉम्बिंग क्या होता है? जैसे हम अपने बाल बनाते हैं वैसे ही हम इन सीड्स को कॉटन फाइबर्स में से निकालते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है ये गिनिंग कहलाता है। आई रिपीट, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द सीड्स बाय कॉम्बिंग नोन एज गिनिंग।
मीन्स सीड्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है उसको गिनिंग कहते हैं। गिनिंग के बाद हमें फाइबर मिल जाता है और उस फाइबर को हम ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करके यार्न्स बनाते हैं। तो जो फाइबर ट्विस्ट करके यार्न बनाया जा रहा है जिस फाइबर से, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। आई रिपीट, स्पिनिंग इज द प्रोसेस थ्रू विच फाइबर्स आर ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न्स। ओके, हेयर टू प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट विच मे बी आस्क्ड इन एग्जाम। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गिनिंग और स्पिनिंग क्या होता है और कॉटन में कौन सा पार्ट यूजफुल होता है। तो आप कौन सा पार्ट लिखेंगे? फ्रूट। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ सीड्स एंड स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग द yarns फ्रॉम फाइबर्स। इट्स क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है विविंग। विविंग में हम 2 सेट ऑफ yarns यूज़ करते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेड और ब्लू स्ट्रिप्स हैं, तो ये 2 अलग अलग yarns यूज़ करके हमने इसको बनाया है। तो ये क्या है? विविंग। निटिंग में सिंगल yarn यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा आपकी ग्रैंड माँ या फिर आपकी मम्मा स्वेटर जब बुनती हैं तो वो सिर्फ एक yarn यूज़ करती हैं और पूरा स्वेटर बुन देती हैं। आप अगर उस एक yarn को खींच लोगे तो पूरा स्वेटर खुल जाएगा, मतलब पूरा का पूरा स्वेटर एक ही yarn से बना हुआ है। सेम इन सॉक्स में भी ऐसा ही होता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो, यहाँ पे स्वेटर है, सॉक्स है, तो अगर हम इसका एक yarn खींचेंगे तो पूरा का पूरा सॉक्स खुल जाएगा, पूरा स्वेटर खुल जाएगा। तो निटिंग में सिंगल yarn यूज़ होता है, विविंग में 2 सेट ऑफ yarns यूज़ किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्लांट फाइबर इज जूट। जूट आप सभी लोगों ने देखा है, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। जूट से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे गनी बैग्स, जिनके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं? हमारे ग्रेन्स। ओके, अब ये जो जूट है ये कैसा होता है? लॉन्ग, सॉफ्ट, शाइनी प्लांट फाइबर। ठीक है, लॉन्ग स्टॉक्स होती है इसके अंदर, सॉफ्ट होता है और शाइनी होता है। इट कैन बी स्पन इनटू स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। इससे क्या बनाए जाते हैं? स्ट्रॉन्ग फाइबर्स। ये ड्यूरेबल होता है, इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है जूट फाइबर्स में। इसके बाद इसका जो यूज़फुल पार्ट है वो कौन सा है? कौन सा पार्ट हमारे काम का है इसमें? स्टेम। कौन सी सॉइल में ये ग्रो करता है? एल्यूवियल सॉइल में ग्रो करता है और एल्यूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इसको कल्टीवेट रेनी सीजन में किया जाता है और हार्वेस्ट 4 to 5 months लेटर किया जाता है। मीन्स इसको काटा कब जाता है? 4 से 5 महीने बाद। ओके, आफ्टर हार्वेस्टिंग, हार्वेस्ट हम इसको कब करते हैं? 4 to 5 months के बाद। हार्वेस्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है? स्टॉक्स। इन स्टॉक्स के हम क्या बनाते हैं? बंडल्स। बंडल्स बना के हम इनको पानी में भिगो देते हैं और कब तक रहने देते हैं पानी में? 20 days के लिए। इसके बाद पानी में भिगोने के बाद जो टिश्यू होता है, जो स्टॉक्स होती हैं, वो सॉफ्ट हो जाती हैं। सॉफ्ट होने के बाद हम उनसे फाइबर्स सेपरेट कर लेते हैं और लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। फाइबर्स को सेपरेट करके और उनके लॉन्ग स्ट्रैंड्स बना लेते हैं। इसके बाद हम उसको साफ़ पानी में वॉश करते हैं और उसको लटका दिया जाता है ड्राई होने के लिए। जब वो ड्राई हो जाता है तब उसको अगेन बंडल्स में बांध दिया जाता है और मिल्स में भेज दिया जाता है फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द जूट फाइबर्स। नेक्स्ट नेचुरल फाइबर कौन सा है? वुल। वुल हमें किससे मिलता है? एनिमल्स से। वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शीप एंड अदर एनिमल्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वुल फ्रॉम शीप इज नोन एज shearing। इसके बाद हमें वुल मिल गया, हमने इसको पैक किया बेल्स में और फिर हमने इसको मिल्स में ट्रांसपोर्ट किया। मिल्स में जाने के बाद इसकी क्लीनिंग होगी, कॉम्बिंग होगी और फिर इससे फाइबर बनाया जाएगा। इस फाइबर को निटिंग की जाएगी या वुवन किया जाएगा वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट एनिमल फाइबर इज सिल्क। सिल्क हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म कौन सी लीव्स पे रहता है? मलबरी लीव्स के ऊपर रहता है और ये क्या स्पिन करता है? 800 मीटर लॉन्ग थ्रेड। मतलब ये 800 मीटर लॉन्ग थ्रेड बनाता है और उसके बाद क्या बनता है उससे? कोकून।
ये जो कोकून है इसको बॉईल किया जाता है सिल्क वॉर्म को मारने के लिए, उसके बाद इसे अनवाउंड किया जाता है, मतलब उस धागे को खोला जाता है और फिर हमें इससे क्या मिलता है, सिल्क फाइबर। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो ये सिल्क फाइबर है, ठीक है। और यहाँ पे कोकून भी दिखाया गया है, कोकून है, सिल्क वॉर्म है, सिल्क वॉर्म मलबरी लीव्स के ऊपर है, इसने कोकून बनाया और फिर कोकून से हमें क्या मिला, सिल्क। इसको अनवाउंड करने के बाद हमें सिल्क फाइबर मिलता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरीकल्चर। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सेरीकल्चर क्या होता है, तो सेरीकल्चर इज द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क फर्स्ट डेवलप्ड कहाँ हुआ था, कौन सी कंट्री में हुआ था, तो सिल्क वॉज फर्स्ट डेवलप्ड इन चाइना। एंड येस, हमने जूट पढ़ा था, तो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जूट का। ओके, आई होप दीज ऑल टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स। नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स किससे बनते हैं, प्लास्टिक से। ये प्लास्टिक्स हमें किससे मिलते हैं, केमिकल से, और ये जो केमिकल्स है ये किससे ऑब्टेन होते हैं, पेट्रोलियम से। सो दीज आर दी प्लास्टिक्स, दे मेड अप फ्रॉम केमिकल्स एंड द केमिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम दी पेट्रोलियम। सबसे पहले हमारा जो प्लास्टिक है उसको हीट किया जाता है। जैसे ही आप प्लास्टिक को हीट करोगे तो वो क्या होगा, मेल्ट। अब मेल्ट होने के बाद इसको स्पिंडरे से पास किया जाता है। स्पिंडरे में होल्स होते हैं, जैसे ये प्लास्टिक को होल्स में से पास किया जाएगा, लॉन्ग थ्रेड्स उसमें से निकल के बाहर आएंगे। इन थ्रेड्स को कूल और सॉलिडिफाई किया जाता है, मतलब ठंडा किया जाता है और हार्ड किया जाता है। हार्ड होने के बाद क्या होता है, जो थ्रेड्स हमें मिलते हैं उनको ट्विस्ट करके यार्न्स बनाए जाते हैं और इन यार्न से फिर क्लोथ्स बनाए जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो इनसे क्लोथ्स बनाए जाते हैं वो स्वेट एब्जॉर्ब नहीं करते, तो अब स्वेट एब्जॉर्ब करवाने के लिए ये कॉटन के साथ मिक्स किए जाते हैं ताकि ये स्वेट एब्जॉर्ब कर सके। एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनमें रिंकल्स नहीं पड़ते। तो ये थे हमारे नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। आई होप कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।